गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा माधव ग्रुप ऑफ आइडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, उसमें शब्दावली देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अपन टार्क देख रहे थे, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क हमने पढ़ा था। तो देखिए, अगर हम परिभाषा देखें तो टार्क की परिभाषा क्या होगी? किसी मशीन को अपने अक्ष पर घुमाने वाले बल को टार्क कहते हैं। किसी मशीन को अपने अक्ष पर घुमाने वाले बल को टॉर्क कहते हैं। अक्ष मीन्स क्या होता है? जैसे ये एक पॉइंट है और इससे चारों तरफ ऐसे घुमाना। जैसे रोटर जो होता है मशीन के शाफ्ट में लगा रहता है और शाफ्ट के थ्रू अक्षीय गति, ये इस तरह से ये अक्षीय गति करता है, अपने अक्ष में घूमता है। तो अगर हम टार्क का फॉर्मूला बेसिक तौर पे देखें परिभाषा के अनुसार, तो यहाँ पर हमारा ये जैसे त्रिज्या के बराबर ये क्या करेगा? दूरी तय करेगा और यहाँ पर एक बल लगेगा। तो टार्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है? टार्क इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट। हिंदी में बोले तो टार्क बराबर बल गुणे शाफ्ट की त्रिज्या, बल गुणे शाफ्ट की त्रिज्या। और इसका बल होता है न्यूटन में, त्रिज्या मीटर में। तो टार्क की बेसिक इकाई न्यूटन मीटर हो जाती है। ओके, तो हमने परिभाषा देखा। इसके बाद हमने पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर में दोनों के ही टार्क, दोनों इंडक्शन मोटर के, जैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमने टार्क पढ़ा था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का टार्क कम होता है जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टार्क ज़्यादा होता है। तो ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? दोनों ही मोटर में स्टार्टिंग टार्क को कैसे बढ़ाते हैं? तो देखिए, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार्स होती हैं उन्हें स्क्यूब्ड बनाया जाता है, तिरछा बनाकर स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाया जा सकता है। और इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है, यानी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है? 1.5 से 2%, यानी 1.5 से 2% तक फुल लोड टार्क का होता है। ठीक है, फुल लोड टार्क का 1.5 से 2% तक होता है। ठीक है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम स्टार्टिंग टार्क को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपने यहाँ पर देखा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर, रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग टार्क की बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, तो इसका मान होता है 2 से 2.5% ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी जो फुल लोड टार्क होगा उसका 2 से 2.5% क्या होगा? स्टार्टिंग टार्क होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का होता है 1.5 से 2%। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा टार्क के लिए। आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगी एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे
स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और स्लिप टार्क के मोड पढ़ेंगे। तो वो आपको, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ, हर पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं, नोट करते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहला हमारा है NS = 120 FS / P RPM। ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, और P नंबर ऑफ पोल्स हैं। फिर सेकंड देखिए हमारा स्लिप का है, स्लिप =% का अगर देखेंगे तो NS - NR / NS × 100, और परसेंट स्लिप नहीं है तो अपन 100 नहीं लगाएंगे। अगला है रोटर फ्रीक्वेंसी FR, रोटर फ्रीक्वेंसी FR = S × FS। FR है रोटर फ्रीक्वेंसी, S है स्लिप, और FS क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी का। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रोटर करंट। रोटर करंट तो हमने कैसे निकाला था, वही पुराना ओम्स लॉ, हर जगह ओम्स लॉ को ही फॉलो करके हम फार्मूले डिराइव्ड कर रहे हैं। तो जैसे V = IR था, तो I = V/R था हमारा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्शन मोटर, तो वहाँ पर इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस भी रहता है और रिएक्टेंस भी रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो वहाँ पर हमारा इम्पीडेंस हो जाता है। तो रोटर का पढ़ रहे हैं तो हमें रोटर का ही वोल्टेज रखना पड़ेगा, EMF / Z। रोटर का है तो Z2 रखेंगे, और Z का इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R² + XL²। ओके, तो रनिंग कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्लिप का भी मान ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो जो रोटर करंट का फॉर्मूला बन जाएगा E2 / √R2² + XL²। ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम आगे कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। इन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला पॉइंट है रोटर EMF। रोटर EMF E2 = E1 × N2/N1। तो यहाँ पर E2 रोटर EMF है, E1 स्टेटर का वोल्टेज है, और N2 नंबर ऑफ टर्न इन रोटर, और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न स्टेटर। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पावर फैक्टर, जो कि हमने फाइंड किया था cos phi, और cos phi = R/Z। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो रोटर के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और Z का मान क्या होता है, R² + SXL²। ये हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर। फिर अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि जो टार्क है, इंडक्शन मोटर का टार्क निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो किस में निर्भर कर रहा था, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू phi I2, यानी रोटर करंट, रोटर के लिए है cos phi। ठीक है, जहाँ पर phi क्या है, phi जरूर याद रखिएगा, phi क्या है, स्टेटर फ्लक्स, और I2 रोटर करंट, और cos phi क्या है, रोटर का पावर फैक्टर। ओके, फिर हमने इसी रिलेशन से हमने फॉर्मूला फाइनली रनिंग टार्क का और स्टार्टिंग टार्क का डिराइव्ड किया था। तो देखिए रनिंग टार्क, देखिए सबसे पहले रनिंग टार्क T रनिंग = K
एस E2 का स्क्वायर R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, अगला फॉर्मूला स्टार्टिंग का, टी स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग टार्क का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में स्लिप का मान 1 रहता है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा स्टार्टिंग टार्क आ जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। फिर देखिए रनिंग टार्क हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग टार्क पढ़ लिया। अब जो है अगला पॉइंट, उसमें देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम मैक्सिमम टार्क की बात करें, मैक्सिमम टार्क कब मिलेगा हमें, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब मैक्सिमम टार्क मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जब रोटर रुका हुआ रहता है, ठीक है, जब रोटर रुका हुआ रहता है यानी एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन मीन्स जब रोटर रुका रहता है उस समय जो हमारा स्लिप का फॉर्मूला होता है वो होता है S = R2 अपान X2। ओके, तो यहाँ से अगर हम इनका रिलेशन देखें तो R2 = क्या हो जाएगा S X2, यानी जब हमें R2 = S × X2 का रिलेशन मिल जाता है तब हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम टार्क मिल जाता है। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम देखेंगे तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। स्लिप हमें कब मिलेगी, रनिंग कंडीशन में मिलेगी स्लिप। ठीक है, रनिंग कंडीशन में क्या होगा, स्लिप रहेगी, लेकिन जब रोटर हमारा रुका रहेगा उस समय स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, S = R2 अपान X2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे R2 अपान X2, यानी हम क्या कह सकते हैं, R2 = क्या हो जाएगा, X2। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम टार्क दोनों ही कंडीशन में मिलेगा, पर उसकी कंडीशन क्या है, रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टार्क कब मिलेगा, जब R2 = S × X2 होगा, यानी S बराबर R2 अपान X2 होगा तो मैक्सिमम टार्क मिलेगा। और जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में मैक्सिमम टार्क मिलेगा जब R2 = X2 होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें आगे काम आएंगे, तो बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में R2 = X2 हो जाएगा और रनिंग कंडीशन में R2 = S × X2 हो जाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर में स्लिप होती ही है। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो इंडक्शन मोटर का कांस्टेंट, इंडक्शन मोटर का कांस्टेंट जो है वो K, ये वाला K। ओके, ये जो K है इसका मान क्या होता है, 3/2π/NS। और जब भी हम कैपिटल N निकालेंगे यानी NS = N/60 करके निकाल सकते हैं। यदि हमें ये N लिया है RPM में तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करके अगला जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे मेन है, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट हमसे छूट गया था वो जो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। TST is proportional to
वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। तो ये रिलेशन भी याद रखना है। तो इसी से रिलेटेड हम सप्लाई वोल्टेज और टार्क से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यदि सप्लाई वोल्टेज को 5% कम कर दिया जाए, यदि सप्लाई वोल्टेज को 5% कम कर दिया जाए तो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे, रिलेशन हमें पता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। पहले हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना था? 100% था, कम कर दिया गया कितना? 5%। तो अब कितना बचेगा? वो 95%। कितना बचेगा? 95%। फिर देखिए बहुत ही सरल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जो सप्लाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 95% बचा, किस में से? 100 में से, और परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 100 गुणे 95/100 गुणे 100। तो 100 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 95 का 95 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 25 बटे में क्या है? 100 है, और डिवाइड करेंगे, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं 2 अंक बाद दशमलव, इतना हमारा यहाँ पर 9 होगा 90.25। ठीक है, तो अब कितना रह गया ये जो सप्लाई वोल्टेज है, या टार्क कहना चाहिए, कितना रह गया? तो अब हम घटा देंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 90.25 घटाएंगे तो आ जाएगा 9.25। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना कम हो गया? 9.75। तो अपन कह सकते हैं कि अगर हम सप्लाई वोल्टेज को 5% कम कर देते हैं तो वहाँ पर टार्क में कितनी कमी हो जाएगी? 9.75 की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बस परसेंटेज का डिफरेंस है। क्वेश्चन है, यदि सप्लाई वोल्टेज को 90% कम कर दिया जाए, यदि सप्लाई वोल्टेज को 90% कम कर दिया जाए तो टार्क में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंडक्शन मोटर के टार्क में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि सप्लाई वोल्टेज में 90% की कमी की जाती है तो स्टार्टिंग टार्क में कितनी कमी होगी? ठीक है, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगला देखिए, टॉर्क से रिलेटेड ही टर्म्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे अभी आगे आएगा, जब भी हम कर्व पढ़ेंगे, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पुल आउट टार्क, पुल इन टार्क, तो ये क्या होता है समझ लीजिए।
पुल इन टॉर्क। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो पुल इन टार्क को कर्षण टार्क भी कहते हैं। टार्क का मीन्स क्या होता है? घुमाव बल, घुमाव बल, कर्षण टार्क। देखिए, जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है तो उसे पुल इन टार्क कहते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होता है? टार्क बहुत ही कम होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सिंक्रोनस स्पीड पर टार्क बहुत ही कम होता है। तो जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है तो उस समय जो टार्क मिलता है वह क्या कहलाता है? पुल इन टार्क कहलाता है। और हम इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो क्या जरूरी है? पुल आउट टार्क, पुल आउट टार्क। इसी का दूसरा नाम है ब्रेक डाउन टार्क, ठीक है। ब्रेक डाउन टार्क भी कहते हैं। तो ये कौन सा टार्क कहलाता है? मोटर के रुकने से पहले, जैसे मान लीजिए आपकी मोटर घूम रही है, मैक्सिमम स्पीड पर घूम रही है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड यानी मान लीजिए उसकी रेटेड स्पीड जैसे 1000 आरपीएम है, तो वो इस आरपीएम पे घूम रही है और अचानक से क्या हो जाता है? मोटर रुकने लगती है, या तो ओवरलोड हो गया या तो सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो इस तरह से इन कंडीशंस के कारण क्या होता है? मोटर अगर रुकने लगी है तो रुकने से जस्ट पहले जो भी टार्क मिलता है, ठीक है, मोटर के रुकने से पहले का अधिकतम टार्क, मोटर के रुकने से पहले का अधिकतम टार्क पुल आउट टार्क कहलाता है, ठीक है। पुल आउट टार्क, अभी कर्व जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुल आउट टार्क हमें शब्द आएगा, तो वहाँ पे समझ जाना है कि ये मैक्सिमम के बाद क्या हो रहा है? मोटर रुकने की कंडीशन में आ रही है, तो यहाँ पर पुल आउट टार्क ही लगेगा, ठीक है। तो अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे टार्क से रिलेटेड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो है मैक्सिमम टार्क पर इम्पीडेंस, मैक्सिमम टार्क पर इम्पीडेंस। देखिए थोड़ा सा और भी मैक्सिमम टार्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे सप्लाई वोल्टेज है, तो मैक्सिमम टार्क पर इम्पीडेंस, नॉर्मली इम्पीडेंस क्या होता है? Z√R² प्लस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। पर अगर मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम टार्क पर इम्पीडेंस का मान क्या होगा? तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या देखा? R2 इक्वल टू क्या होता है? X2 होता है, ठीक है। R2 इक्वल टू क्या होता है? X2 होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करें? पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारी मोटर जो है वो, ठीक है, स्लिप को अभी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये R2 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा? X2 या XL की जगह हम क्या रख देंगे? R2 का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू ये हो जाएगा 2R2 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा? 2R2, ठीक है। तो मैक्सिमम टार्क पर इम्पीडेंस का मान क्या हो जाता है? 2 × R2 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई इम्पीडेंस की बात। ये भी नोट कर लीजिएगा, कई बार ऑप्शन में पूछ लेता है कि मैक्सिमम टार्क पर प्रतिरोध का मान कितना होता है। डायरेक्टली जो है रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है या दुगुना होता है, प्रतिरोध का दुगुना होता है, इस तरह से ऑप्शन में दे देता है। तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, मैक्सिमम टार्क पर करंट का मान कितना होता है, ठीक है। हमने इम्पीडेंस का देखा कितना होता है? Z इक्वल टू 2R2 होता है। और करंट का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है?
तो करंट का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ओम का नियम ही यहाँ पे अप्लाई करें, V = IR, तो I का मान क्या हो जाएगा, V/R, यानी I का मान कितना हो जाएगा हमारा, V/, यहाँ पे Z आ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस की मोटर की बात हो रही है तो Z आ जाएगा। Z का मान कितना है, 2R2 है, हम डायरेक्ट रख देते हैं ये। ठीक है, फिर देखिए मैक्सिमम टार्क पर पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैक्सिमम टार्क पर पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई = R/Z होता है। तो यहाँ पर देखिए रोटर के लिए है ना, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, Z का मान 2R2 पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ये √2 होगा, क्योंकि जो इम्पीडेंस अपन फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो R2 है ना उसका स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, वो √2 ही बचेगा। तो यहाँ पर √2 सभी में रहेगा, यहाँ भी √2, और जो मैक्सिमम टार्क पर पावर फैक्टर का मान आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 का मान क्या होता है, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.707 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछ सकता है कि मैक्सिमम टार्क पर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.707 होता है। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम टार्क पर हमने इम्पीडेंस देख लिया। ठीक है, करंट देख लिया और पावर फैक्टर देख लिया। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक में। देखिए हमारा अगला टॉपिक है स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक। स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक यानी इंडक्शन मोटर में स्लिप टार्क की क्या विशेषताएं हैं, क्या अभिलक्षण हैं। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा स्लिप टार्क अभिलक्षण। तो सबसे पहले हम टार्क का फॉर्मूला देखते हैं कि स्लिप के साथ कैसा रिलेशन है टार्क का। तो देखिए फॉर्मूला होता है KS E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, और ये ठीक है। तो ये अपना टार्क का फॉर्मूला होता है नॉर्मली। ठीक है, स्लिप के साथ यानी रनिंग कंडीशन में हमारा ये टार्क होता है, और अगर स्टार्टिंग में देखना है तो सिर्फ स्लिप का मान 1 कर देना है, स्टार्टिंग टार्क। तो यहाँ पर K E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा स्लिप का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि स्लिप का मान 0 से मैक्सिमम यानी 1 तक, स्लिप का मान 0 से 1 तक वेरी हो रहा है। स्लिप का मान 0 यानी हम क्या कह सकते हैं, लो, बहुत ही लो, और 1 यानी हाई। तो स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हम सबसे पहले स्लिप को जो है 2 भागों में देखते हैं, लो और हाई। स्लिप का मान एक बार लो रखेंगे, एक बार हाई रखेंगे। इसमें अगर आप कहीं कहीं पर देखेंगे तो 3 उसमें बांटा गया है टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को, लो, मीडियम और हाई। मैं दोनों ही तरह से समझा देती हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बस हो गया। तो देखिए सबसे पहले जब हम टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, अभिलक्षण पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कांस्टेंट जो चीज़ें फिक्स हैं उन्हें नियत कर देना है, फिक्स ही कर देना है।
हम सिर्फ रिलेशन देखेंगे तो एक्सेल और रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस स्लिप, इन 3 चीज़ों को लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो आपका K है और ये E2 का स्क्वायर है, K है कांस्टेंट जिसका मान कितना है 3/2π/NS होता है, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट नियत फिक्स कर देते हैं अपन, बार बार वो चीज़ें लिखेंगे तो डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। तो कांस्टेंट मान लेते हैं E2 का स्क्वायर बराबर K1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अगर देखें तो स्लिप रनिंग टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हम टार्क रनिंग की ही बात करेंगे क्योंकि हमें स्लिप के साथ रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका K1 और SR2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस SXL का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रनिंग टार्क का ये नया फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। K1 का मान आपको पता है ये होता है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें लेके चलना है। तो देखिए हम सबसे पहले 3 भाग में डिवाइड करते हैं, आपकी बुक में 2 भाग में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। तो लिखेंगे स्लिप टार्क कैरेक्टरिस्टिक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पहला लो रीजन यानी निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र से मतलब क्या है, यहाँ पर हम स्लिप का मान 0 तो वैसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि इंडक्शन मोटर है, लगभग 0 के, ठीक है, लगभग 0 के मान के चलेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से गति कर रही है। सिंक्रोनस स्पीड से यानी रोटर और स्टेटर दोनों की स्पीड सेम हो जाती है तो उसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड में अगर मोटर चल रही है तो वहाँ पर स्लिप का मान बहुत ही कम यानी ना के बराबर होता है, स्लिप का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टार्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लो स्लिप रीजन में देखिए हम स्लिप का मान रखते हैं, जो अपन का स्लिप है वो 0 तो नहीं कह सकते पर उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ना के बराबर यानी हटा देंगे, तब हमारा जो टार्क का फॉर्मूला हो जाएगा रनिंग टार्क का वो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारा टर्म ये है, ठीक है, स्लिप तो कुछ रहेगी उसको नेगलेक्ट, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं XL को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि R2 स्क्वायर की तुलना में XL स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे SXL को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ना के बराबर मान लेंगे यानी इसको हटा देंगे। तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 रख लेंगे। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बचेगा R2 अपान R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये R2 से एक R2 कट जाएगा S अपान R2, ठीक है। तो हमें टार्क और स्लिप देखना है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं टार्क, रनिंग टार्क स्लिप के समानुपाती होता है, ठीक है, TR इक्वल टू स्लिप। तो रनिंग टार्क जो है लो स्लिप रीजन में रनिंग टार्क स्लिप के समानुपाती होता है, यानी हम अगर टार्क को बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान भी बढ़ेगा और टार्क को घटाएंगे तो स्लिप का मान भी, यानी स्लिप का मान हम कम करेंगे तो टार्क भी कम हो जाएगा, स्लिप का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा टार्क का मान भी कम हो जाएगा, मतलब बराबर के अनुपात में दोनों घटेंगे और बढ़ेंगे। इस तरह जो हमारा टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है वो एक सीधी रेखा में बनेगा, यानी दोनों ही समानुपात में बढ़ेंगे। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए टार्क स्लिप का हमें वक्र बनाना है, कर्व बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर क्या है
टार्क है, एक्स अक्ष पर हमने क्या कर लिया है, एक्स और वाई अक्ष होते हैं ना, तो एक्स अक्ष पर हमने क्या ले लिया है, स्लिप ले लिया है, और वाई अक्ष पर टार्क ले लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं होता क्या है, जो टार्क है वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपात में है। तो यहाँ पे हम अगर मान लें कि स्लिप का मान क्या है, 0 है, तो टार्क का मान भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। चलिए अब हम बढ़ाते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ऐसे। तो एक तरह से हमने क्या सीखा यहाँ पर कि ये सीधी रेखा में लो रीजन का जो स्लिप टार्क कर्व है, लो रीजन का क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जब स्लिप का मान कम होता है, यानी निम्न क्षेत्र में टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का कर्व सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, सीधी रेखा में बनता है। फिर देखिए मीडियम और हाई दोनों एक साथ समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडियम स्लिप रीजन और इसी में हाई भी कर लीजिए। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे मोटर की स्पीड सिंक्रोनस थी, सिंक्रोनस से क्या होगी, कम होती जाती है या घटती जाती है, तो स्लिप का मान बढ़ने लगता है। यानी जो हमारा रोटर है और स्टेटर है, अभी तक दोनों ही क्या थे, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कैसा कर्व हमें मिला, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी लो स्लिप रीजन में स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब क्या कर रहे हैं, ये तो आपका NS से ही घूमेगा स्टेटर जो है, लेकिन रोटर की स्पीड क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, यानी स्टेटर से ये क्या हो रहा, पीछे हो रहा है, यानी स्लिप बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे मोटर की स्पीड कम होती जाती है तो स्लिप का मान बढ़ने लगता है, और जब स्लिप का मान बढ़ेगा तो जो हमारा रिलेशन है स्लिप का, ठीक है, तो वहाँ पर स्लिप टार्क इक्वल टू क्या था, R2 अपान R2 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, बेसिक देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मान क्या हो रहा, स्लिप का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्लिप का मान जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर R2 की तुलना में इसका मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्लिप का मान धीरे धीरे बढ़ेगा और वो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है, नेगलेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा इसको भी हम हटा दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/S रनिंग टार्क हमारा क्या हो जाएगा, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो इसी कर्व में समझ लीजिए S = 1। ठीक है, S = 1। तो अब ये कर्व पहले तो सीधा गया है, अब हो क्या रहा है, स्लिप का मान बढ़ रहा है, टार्क कम हो रहा है, टार्क कम हो रहा है यानी नीचे आएगा। ठीक है, टार्क नीचे की तरफ आएगा और स्लिप का मान इधर साइड आएगा। स्लिप का मान बढ़ रहा तो इधर साइड लाएंगे, टार्क का मान नीचे की तरफ। होता क्या है, अब यहाँ से ये ऐसे धीरे धीरे कम होने लगता है और ये कर्व एक पोजीशन ऐसी आती है कि मोटर अपनी बंद हो जाती है। जब मोटर बंद हो जाती है तो ओवरलोड हो जाती है, दोनों कंडीशन बनेगी, ओवरलोड हो जाएगी या तो सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ओवरलोड से समझ रहे हैं। तो होता क्या है, ऐसे यहाँ पे फुल स्पीड से मोटर चल रही है, धीरे धीरे स्पीड ऐसे कम हो रही है और फाइनली यहाँ पर मोटर आके रुक जाती है, या तो ओवरलोड के कारण। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, ताकि मोटर को तुरंत सप्लाई से ऑफ कर दिया जाए, नहीं तो क्या होगा, ओवरलोड के कारण वाइंडिंग हीट होगी और वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हाई स्लिप रीजन में स्लिप का मान धीरे धीरे क्या होता, बढ़ने लगता है। ठीक है, और मोटर की स्पीड कम होने लगती है। ठीक है, तो होता क्या है, टार्क का मान देखिए ऊपर की तरफ अगर गया तो बढ़ रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ आया यानी कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कैसा कर्व मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आयताकार परवलय।
आयताकार, परवलय, ठीक है, टाइप्स का कर्व हमें मिल जाता है। तो आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अधिक से अधिक तैयारी करिए, ओके।